वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती शैलियों के बारे में पढ़ा। आज हम ढूंढाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे और सामान्य ज्ञान और इतिहास के तहत। और प्रिय विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, वर्तमान में 10-11 लाख विद्यार्थी राजस्थान से रीट के एग्ज़ाम बैठेंगे जो 25 अप्रैल को होने वाली है। और एसएस के स्टूडेंट, ज़्यादातर एसएस के रहते हैं 70%, और उसमें पूरा ही ये आपके राजस्थान की कला, संस्कृति, प्रजामंडल, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब कोर्स में है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो। और जो राजस्थान में 31,000 पद हैं, उन 31,000 प्रतिभागी तो बहुत सारे बैठेंगे, लेकिन उसमें जो सिलेक्ट होंगे 31,000, मैं समझता हूँ 31,000 जो प्रतिभागी अध्यापक बनने जा रहे हैं, देश के भावी कर्णधार, नागरिक, राष्ट्र निर्माता। तो मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा उस ओर ध्यान दें कि पढ़ें, तो मेहनत करने का। तो ढूंढाड़ शैली के जो प्रमुख क्षेत्र है, आमेर, जयपुर, शेखावाटी, उनियारा, करौली और अलवर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर्वप्रथम आमेर था, और आमेर से जयपुर, आज भी आमेर वही है और जयपुर है ही अपना में। तो हम जयपुर की बात कर रहे हैं कि इसका विकास आमेर शैली से हुआ। और विशेष रूप से आपको जब बाइफर्केशन की अंतर की बात आती है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको आमेर शैली पे फोकस करना होगा, नॉट जयपुर। जयपुर बात की बात है। तो जो आमेर की चित्र शैली थी, उसमें जैसे कृष्ण लीला, लैला मजनू, हाथी घोड़े, जयपुर की शान है हाथी। आप देखिए, हाथी की सवारी, और घोड़े तो शासक के पास होते थे, चाहे वो राजपूत हो चाहे मुगल हो। कुश्ती, दंगल, ये हमारे आमेर में आते स्पेशली। अब आमेर और जयपुर आसपास और एक ही जगह है, उन्हीं का राज है। तो हम जयपुर शैली की बात करें, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है आमेर से रिलेटेड आता है, और वहाँ लैला मजनू दिया हुआ है। अब जयपुर शैली में लैला मजनू नहीं है, आपको उसको राइट करना आमेर शैली। इनमें से कौन आमेर शैली से संबंधित है? तो पर्टिकुलरली, क्योंकि कृष्ण लीला तो अलवर में भी है और जयपुर में भी है, लेकिन लैला मजनू जो है आमेर शैली पे आपको फोकस करता है। हाथी घोड़े आमेर शैली पे फोकस करता है। कुश्ती, दंगल, तो ये आमेर शैली वहाँ आया, मैंने आपको क्लियर किया। राजधानी आमेर से जयपुर स्थानीय होने पर चित्रकार भी जयपुर चले गए, स्वाभाविक है। तो सवाई सिंह के जो बेटे थे ईश्वरी सिंह के समय नई परंपरा शुरू हुई, और साहिब राम नाम का जो कलाकार था, चित्रकार था, यानी कि प्रमुख चित्रकारों में से नाम है साहिब राम का। और साहिब राम द्वारा आदम कद चित्र, आदम कद का मतलब आदमी के कद जितने बड़े, 5 फुट, 5.5 फुट, 5.25 फुट, नॉट 3, 2, है ना। तो आदम कद चित्र बना। आदम कद का मतलब ये अंडरस्टूड है कि आदमी के कद के अनुरूप आदम कद चित्र बनाए जाने लगे। सवाई प्रताप सिंह के समय चित्रकला में नया मोड़ आया, जब रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, रागमाला, गीत, रागमाला एक ही वर्ड है, गीत गोविंद जो है काव्य एक प्रकार है आदि पर चित्र बनने लगे। तो ये आपको ध्यान रखना कि सवाई प्रताप सिंह के समय चित्रकला में नया मोड़ आया। रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, रागमाला, गीत गोविंद आदि पर चित्र बनने लगे। 18वीं सदी में सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलात्मक भित्ति बूंदी के समान, यानी कि बूंदी में तो बहुत पहले प्रारंभ हो गया, और बूंदी के अनुरूप 18वीं सदी में जयपुर में भी सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। सवाई प्रताप सिंह ने चित्रकला का एक केंद्र भी स्थापित किया, जिसमें 50 से अधिक चित्रकार थे। और सवाई प्रताप सिंह का समय चित्रकला का स्वर्ण काल, यानी कि आपसे पूछे कि जयपुर में चित्रकला का स्वर्ण काल किनके काल में था, तो सवाई प्रताप सिंह के समय चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। और उसमें जो प्रमुख चित्रकार थे, साहिब राम जो अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं, गोपाल दास, लक्ष्मण राम, रामजी दास, मोहम्मद शाह, रघुनाथ। अब इस शैली की विशेषताएं क्या है? गहरे लाल वह चमकदार रंग से हाशिए, हाशिए का मतलब ऐसा अपन खड़े हाशिए बनाते हैं, बॉर्डर भी कह सकते हैं। तो चमकदार रंग से हाशिए, हरा रंग जो डोमिनेंट कलर है, सोने व जस्ते का प्रयोग, जो शैलियाँ होती थी उसमें सोने का प्रयोग भी होता था और जस्ते का प्रयोग भी होता था। जयपुर शैली में उद्यान, बाग बगीचे मतलब, पशु पक्षी,
वृक्ष, वृक्ष में पीपल और बरगद अनिवार्य रूप से उसमें आपको वृक्ष देखने मिले। मोर और आमेर चित्रशैली में जैसा मैंने बताया, जयपुर से पहले जो शैली विकसित थी वो कौन सी थी? आमेर शैली थी। तो आमेर शैली में थोड़ा अंतर है कि कृष्ण लीला तो थी, लैला मजनू है, हाथी घोड़े है, कुश्ती है, दंगल है, ये आपको विशेषता बता रहे हैं आमेर शैली में की समाई थे। फिर आती है अलवर शैली। जब अलवर शैली प्रारंभ हुई तो उस समय राजा बख्तावर सिंह को यहाँ चित्रकला की नींव डालने का श्रेय, कभी कभी पूछे कि अलवर शैली की चित्रकला का नींव डालने का श्रेय किन्हें है? राजा बख्तावर सिंह को यहाँ चित्रकला की नींव डालने का श्रेय। और ये शैली मथुरा, जयपुर, दिल्ली शैलियों का मिश्रण है। राजा विनय सिंह जो वहाँ का स्वर्ण काल है, क्योंकि सिलीसेट झील का है, रानी महल का निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया। और अंग्रेजों से भी ये ओतप्रोत थे क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन भारत में था। तो राजा विनय सिंह का काल अलवर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। गणिका के चित्र दर्शाए हैं, अंग्रेजी जीवन पद्धति दर्शाई, यानी कि उस समय अंग्रेजों का आदान प्रदान था, अंग्रेजों के लिए ही बहुत सी बार कोई अंग्रेज का आगमन था तो उन्होंने जो है उसके लिए स्पेशल कोठी बनवाई। तो अंग्रेजी जीवन पद्धति दर्शाई है। योगासन प्रमुख विषय, जब विषय की बात करते थे यह योगासन भी अलवर शैली में प्रमुख विषय था। राधा कृष्ण पे भी चित्र। औरंगजेब के समय कलाकारों ने, जब औरंगजेब मुगल शैली की बात करते थे, उन्होंने जो हमारे चाहे मेवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे साड़ोती हो, चाहे ढूंढाड़ हो, विरोध किया। तो जो कलाकार थे उन्होंने यही आश्रय लिया अलवर में और मुगल शैली का प्रभाव आया। विशेषताएं: हरे व नीले रंग का प्रयोग, सोने के रंग का प्रयोग, हाथी दांत पर चित्रण। और उस कार्य में, हाथी दांत के चित्रण में मूलचंद प्रवीण कार्यरत थे। कार्य में प्रवीण थे, कहने वाला मैंने शॉर्ट में लिखा मूलचंद प्रवीण। मूलचंद प्रवीण का मतलब, मूलचंद तो नाम है चित्रकार का, और वो इस हाथी दांत के कार्य में निपुण थे, प्रवीण थे, है ना। और नारियों का जो पहनावा है वो हरियाणा से प्रभावित था, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर आ गया उधर। तो नारियों जैसा हरियाणा में अपन देखते कुर्ते पजामा पहनते थे, वहाँ भी महिलाओं को कुर्ता पजामा में बताया गया। और बॉर्डर पे जो चित्रण होता है आगे, नारियों का यहाँ कुर्ता पजामा में पहनावा था। कलाकार में जमुना दास, बलदेव, गुलाम अली, हगेटे लाल, नानक राम, बुड्ढा राम। बसलो चित्रण आगे आता है। बसलो चित्रण का मतलब बॉर्डर पर चित्रण, जो बॉर्डर होता है, चाहे मतलब साड़ी का बॉर्डर होता है, चाहे ओढ़ने का बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर पर चित्रण के लिए अलवर शैली प्रसिद्ध है ना। और उसके बाद आता है करौली शैली। जो करौली की शैली वो ब्रज से रिलेटेड है, जो अपन ने पहले पढ़ा। तो ब्रज शैली का प्रभाव, भरतपुर है ना। तो भरतपुर की जो शैली थी वो करौली में लागू होती है। तो ब्रज शैली का प्रभाव। और शेखावाटी शैली है, वहाँ शेखावाटी में क्या हवेलियाँ बहुत है, चाहे वो नवलगढ़ हो, चाहे वो मुकुंदगढ़ हो। तो सेठों ने अपनी हवेलियाँ चित्रित करवाई, और जो चित्रित करवाई तो उसमें जो शैली थी उनमें विभिन्न प्रकार के, तो हवेलियाँ कहाँ थी, जितने भी आप देखते हैं सीकर में, झुंझुनू में, तो नाम भी है नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा जगह का नाम है, जहाँ पे आप जो ही रोडवेज बस से या अपनी बस से कभी भी आप जाते हो, वीडियो को जो सिटी के अंदर से जो बस निकलती है, तो आपको बड़ी बड़ी हवेलियाँ दिखाई देती है। नवलगढ़ में, मुकुंदगढ़ में, मंडावा में, और परशुरामपुरा में, रामगढ़ में, गुड़ी में, अजीतगढ़ में। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारी आपको हवेलियाँ मिलेगी, मतलब जैनियों की, और जो भी थे अग्रवाल, महेश्वरी, तो बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। और शेखावाटी के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकियाँ देखने को मिलती है। और आप देखते हैं कि जो रंग है कत्थई, नीला, गुलाबी, मतलब कत्थई कलर कि जो डार्क के रूप में होता है, जल्दी गंदा नहीं होता है। गुलाबी हल्का हल्का, जहाँ मेहराब होते थे या जो छज्जे बने हुए तो उनके नीचे गुलाबी कलर का प्रयोग है। शेखावाटी में तिथि व कला रचनाकारों के नाम भी लिखे मिलते हैं, कौन किसने क्या किया। और शेखावाटी में, उदयपुर वाटी में जोगीदास की जो छतरी है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में आता है, तो शेखावाटी में उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी में भित्ति चित्र दिखता है, जो प्राचीनतम उदाहरण, जिसका चित्रकार देवा था। देवा नाम का व्यक्ति उस उदयपुर वाटी के भित्ति चित्रों का टीकाकार था। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मैं जहाँ तक समझता हूँ कंटेंट वाइज कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे कहने में भी वो नहीं रहता है, और गलत नहीं पड़े, मेरी आपसे गुजारिश है। मैंने बहुत सी बार देखा, कहना नहीं चाहिए, और जो आगामी मेरी क्लास में होगा, लेकिन उससे पहले मैं प्री प्लानिंग कर रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि कृष्ण जन्माष्टमी को शुक्ल पक्ष में बता रहा है, बहुत बड़ा संस्था के नोट्स के अंदर। तो विद्यार्थी जब किसी एक क्वेश्चन से पीछे रह जाते हैं,
क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत पढ़ लिया। तो इसलिए मेरी तो हिदायत रहती है इस चीज़ों में, आपका चाहे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कैलेंडर जो होता है, चाहे वो श्रीधरी का हो, चाहे वो काल दर का पंचांग हो, उस पंचांग में जनवरी से लेकर दिसंबर तक या जुलाई से लेकर के जनवरी तक आप उनको क्रम से देखें कि सबसे पहले कौन सा, भारत त्योहारों का देश है और त्योहारों के देशों में डे बाई डे जो अपने चलते हैं, चाहे उत्सव हो, चाहे पर्व हो, चाहे राष्ट्रीय हो, तो उनमें गलती नहीं हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, सुदी का मतलब कहीं सुदी बुद्धि भी आ जाए, सुदी बदी आती तो भी आप उन्हें, सुदी का मतलब शुक्ल पक्ष और बदी का मतलब कृष्ण पक्ष। तो खैर अपन उस बारे में अगले उसमें टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन मेरी यहाँ ये इसलिए कि बात जब याद आती तो स्टूडेंट को बता देना चाहिए कि अपन गलती नहीं पढ़े, सही पढ़े, कम पढ़े। चाहे अपन एक सब अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन अब कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धात्मक युग का मतलब ये होता है कि मैं बार बार आपको कई वीडियो में बोल चुका हूँ, वैसे भी क्लास में मेरी नेचर में है ये कि आज से 40 साल पहले जो हमारे चाहे अंकल हो, चाहे फादर हो, चाहे फोर फादर अपन कह दें, 50 साल पहले, उस समय कुछ ठोस पढ़ाई थी कंटेंट वाइज और एक निश्चित सिलेबस था। उस निश्चित सिलेबस को कुछ लोग तो पढ़ते ही थे, प्लाइन कर जाते थे, और जो लोग पढ़ते थे, पढ़ने वाले भी मजबूत थे और पढ़ाने वाले भी मजबूत थे। तो कहने का मतलब ये है कि 100 मुहावरे याद कर लिए तो उन्हें पता था 10 आने आने, 200 विलोम शब्द याद करे उन्हें पता है कि 5 आने आने। आज ऐसा नहीं है। आज हम चाहे वो वाक्यांश हो, चाहे वो समानार्थक शब्द हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे मुहावरे हो। पहले हम पर्यायवाची की बात करते थे, 1 2 3 में इतिश्री हो जाता था। आज आप कोई मॉक इंटरव्यू देखते हैं, मैंने दृष्टि का देखा कल, तो एक स्टूडेंट का नाम था रवि कुमार, उससे पूछा आप रवि के 7 पर्यायवाची बताइए। अब सीधी 1 2 3 की तो बात नहीं, 7 पहले, जबकि खैर सूर्य के तो 11 भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रतिस्पर्धात्मक युग के अंदर लोटोपिन, और दूसरी बात इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आज नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वाया मीडियम के माध्यम से हमारे इस भारतवर्ष नहीं अपितु विश्व में हमारी इस टेक्नोलॉजी ने हमें इतना आगे बढ़ा दिया है इस फील्ड में, सभी फील्ड में, कि हमारे पास मैटर की कोई कमी नहीं है। अब मैटर की कमी नहीं है, इसका मतलब हमारा विल पावर, जो मनोविज्ञान में अपन बात कर चुके हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको अपने मुकाम पे ले जाती है। चाहे वो रिट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एलडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक से रिलेटेड। विल पावर हमारी मजबूत होनी चाहिए, और विल पावर के बाद हमारा साइट ऑफ सिलेक्शन, कि हम दिग्भ्रमित नहीं हो। आज के समय में ये 2 ही बुराइयां हैं, बाकी पढ़ने पढ़ाने के मैटर की कोई कमी नहीं है, और स्टूडेंट स्वाध्याय के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से, स्वाध्याय का मतलब जिसको लगन है वो अपनी गुदड़ी का लाल बन के बहुत कुछ कर सकता है। मार्गदर्शन का मतलब है जो चलाए हुए चलता, घेरे हुए गिरता है, तो वो कभी किसी अच्छे माध्यम से जुड़ जाता है तो सुनना, सुनाना, टेस्ट देना, वो उस प्रोसेस में आ जाता है, और उस प्रोसेस के बाद उसकी जो खामी होती है वो दूर होते हुए वो उसको सफलता को प्राप्त कर लेता है। ये हमारा होता है आपका साइट ऑफ सिलेक्शन। अब हम बड़े बड़े हवा में उड़ते हुए ये कर लें, वो कर लें, वो अच्छा, वो अच्छा, इस प्रकार नहीं होता। वास्तव में हमें समझदारी, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले में और आज में यही अंतर है कि आज कंपटीशन एज है, जो पिछले 30 साल से हम सुनते आ रहे हैं। 90 से पहले इतना कंपटीशन नहीं था। ठीक है, कभी कभार सरकार नियुक्ति दे रही तो 2 साल बाद मिल जाती, टीचर बनते थे तो उसमें बीएड के बैठ रहने के अंक मिलते थे। हमें याद भी सन 80 के अंदर, जब हम तो 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, तो सन 80 के अंदर गवर्नमेंट ने पहले करे हुए नौकरी दी, लेकिन 80 के बाद में जो ही वो बैठे थे, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे थे, उनको बैठ रहने के अंक मिला करते थे, और 33 साल का होते होते उसको टीचर बना दिया करते थे। यानी कि बट नेचुरल है कि यदि आपने 12 और 6 18 साल में भी 12वीं पास की और 2 साल में एसटीसी, पहले तो 1 ईयर हुआ करते, हाँ, लेकिन उनके टाइम तो 2 साल हो गई थी, 2 साल की एसटी कर रहे हो, 20 साल के हो गए। अब 20 साल में आपने एसटीसी कर ली थी, 20 साल में एसटीसी करने के बाद 33 साल होते होते 13 नंबर आपके जुड़ जाया करते थे।
आपके मान लिया परसेंटेज थे 55, तो उसमें 13 और जुड़े, 60 थे तो 13 और जुड़ गए। 60 वाले को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी 13 साल इंतजार करने की, लेकिन वो देर समय नौकरी लग जाया करते थे। यानी बीएड कर लिए, इसका मतलब समाज में, घर में, परिवार में, गांव में ये माहौल हो जाता था कि ये मास्टर बनेगा ही बनेगा। आज हालात विपरीत हैं। जैसा कल परसों पेपर में आया कि शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने घोषणा कर दी, बड़ी खुशखबरी, की रिट के अंदर 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होंगे। और उस रिट के 25 अप्रैल के एग्ज़ाम के साथ नीचे लाइन पड़ी कि 11 लाख प्रतिभागी अपना भाग्य आजमाइश करेंगे और वो 31,000 पद भी कोई एक साथ नहीं भरे जाएंगे। आप और हम सभी जानते हैं सरकार टुकड़ों में देती है, कभी इष्ट आ जाता। तो अब टुकड़े का मतलब है कि अपन भी जानते हैं प्रथम 10,000 11,000 तो भर ही देंगे एट ए ग्लांस। अब उसमें प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि मुझे तो एक सीट चाहिए और मेरी सीट पहले ही हो जाए, और उसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है। तो इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में हमें कई चीज़ों की बड़ी जानकारी और बड़ा हमारा विल पावर होना चाहिए और गलत ना पड़े। बाकी सफलताएं प्राप्त करने के लिए समय बड़ा ऑप्टिमम है, क्योंकि संसाधनों का अभाव शिक्षा में नहीं है। आज नेट, इंटरनेट, ये वीडियो और शिक्षा तो ऑनलाइन हो चुकी है एक तरह से, क्योंकि आज हमें, लेकिन उस ऑनलाइन को आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं, कितनी आपको पच जाती है, कितना आप उसको सही चीज़ का संधारण करते हैं, निर्धारण करते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है, ये आपके विवेक पे, ये आपकी सोच पे, ये आपकी दूरदर्शिता पे और ये आपकी चुनौती पे डिपेंड करता है कि आप इसको एक चैलेंज माने कि मुझे इस परीक्षा को पास करने के लिए भरसक प्रयास करना है और मुझे सही चीज़ का चुनाव करना है। तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये देखा है कि जो प्रतिभागी इन छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से पढ़ लेगा, क्वेश्चन नाना प्रकार के बनते हैं, उसका बया होना ही निश्चित नहीं है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन और कंटेंट को पॉइंट वाइज पढ़ें और एक एक चीज़ क्लियर है, फिर आपको आपकी सफलताएं आपके कदम चूमेगी। क्यों कि आपने मेहनत इतनी कर ली है कि हर चीज़ आपको याद है। क्या कर लो, कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछे। तो आज मतलब समय वो है जिसमें सही चीज़ का सही समय निर्णय लेकर के हम इस ओर पढ़ें। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी मेवाड़ राजपूत का जो वीडियो मैंने डाला उसके अंदर 600-500 करीब व्यूवर्स हैं, और राजस्थान का भील आंदोलन जिसमें एक ही दिन में 800 से ज़्यादा लोगों ने देखा। इसका मतलब है कि कंटेंट की पहचान विद्यार्थियों को हो रही है कि कंटेंट कहाँ हमें सुलभ हो रहे हैं, और उस कंटेंट के आधार पर वो अपने आप को परिमार्जित कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी यही है कि जो भी इस वीडियो को देखे, हौसला अफजाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ये होता है कि देखने वाले अपने ज्ञान को आगे और कर्मोन्नत करने के लिए, पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रिलेटेड वीडियो को डालूं। तो वो लगाव कब होता है कि मतलब आपकी जो ये क्रियाकलाप है, आपकी जो गतिविधियां हैं, आपकी जो पढ़ने के प्रति जो ललक है, वो सामने वाले को करती है कि सामने वाला भी अपनी तैयारी को और ज़्यादा, अपनी डीपली नॉलेज को और ज़्यादा शेयर करे, बांटे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो आप इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि हमें इस बात को सीखना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद।